मरकजी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो 5 स्टेट में इलेक्शन करवा रही थी, अलग अलग जगह पे अपनी पब्लिसिटी के नाम पर उतने पैसे खर्च कर रही थी जितने पैसे में कई लाख लोगों को टीके लग जाते, पब्लिसिटी पे खर्च कर रही थी। तो अफसोस की बात यह रही कि सरकार की प्लानिंग जो है वो प्लानिंग नहीं रही। रेमडेसिविर को ऐसा बता दिया गया कि एक अमृत है जिसको लेने के लिए जो पा जाएगा वो जीत जाएगा, जिंदा रह जाएगा। तो ये जो चीजें थी उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो फेल हो गई। और अगर सरकार कुछ कार्रवाई करती है तो फिर बड़ी सरकार जो बैठी है सेंट्रल में वो सीबीआई को लाती है, वो ईडी को लाती है, वो दूसरी एजेंसीज को लाती है और आपको डराने का काम करती है। तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं है, वजीर सेहत ने या जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस तरह के बयान से बाबा रामदेव को बचना चाहिए, ये गलत बात है। अगर यही बात, इस तरह की बात अगर कांग्रेस या दूसरी अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर उठा देता तो उनके ऊपर मकोका के तहत, उनके ऊपर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता और वो अंदर चले जाते। उस दिन हम इस बात पर अफसोस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जैसे लोग या हुक्मरान जो है वो कभी हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करते थे। अगर इतिहास लिखा जाएगा तो इसका अफसोस भी रहेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि वो रोड जो है उसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं आपके नगर सेवक अशरफ आजमी की थी। कि मैं बंबई शहर का पहला आदमी हूं जिसने इस बार महानगर पालिका को 2020 में तैयार किया कि पानी का मसला है, रास्तों का मसला है, गलियों का मसला है। आप घूम के आइए मेरे रास्तों पर। रॉयल होटल से लेकर कुर्ला नर्सिंग होम तक एक रोड बनाया गया, उसके बाद में फिर उसको दोबारा बनाया गया। आखिर उसकी वजह क्या थी? देखिए उसकी वजह ये थी ना कि जिस दिन हमने ये रोड बनाया, आपने ये मालूम किया कि कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें चोरी किया था, माल अच्छा नहीं यूज़ किया था, या फिर वो पक्का अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल हुआ और पूरा फंड इस्तेमाल किया उसने, मजबूत के साथ बना, या उसमें चोरी हुई? आपने मालूम किया? बिल्कुल भी मालूम किया। मेरा दावा है और मुझे उम्मीद है मेरे अल्लाह पे कि जब अगली बार मैं इलेक्शन में जाऊंगा तो वहां के लोग जिनके पास मैं पहली बार नगर सेवक बन के गया हूं वो इस बात को मानेंगे और मुझे बहुत बड़ी तादाद में अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। तो ये स्कूल 15 साल पहले बन सकती थी। LIG की पानी की टांकी, यहां लोग थे, MLA थे, मिनिस्टर थे, सब थे, नहीं बनी, मैंने बनवाया उसको। सारी चीजें मानते हैं आप, ये सरकार की सारी उपलब्धियों को बताकर जो है आप सरकार की कमजोरियों को छुपा नहीं सकते ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, फिर वो आपने अपने फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ऐसे लोगों की शिकायत है कि अशरफ आदमी जो है अपने फंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए ऐसा है, आमना सामना मीडिया में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिनको सियासत और समाज में काम करने की जो सलाहियत जो है वो विरसे में मिली है। उनके आबा अजदाद जिन्होंने एक अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा समाजी खिदमत में लगाया। मेरी मुराद है असलम आज़मी साहब से। असलम आज़मी साहब के फर्जंद अशरफ आज़मी साहब और अरशद आज़मी साहब आज मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नगर सेवक के पद पर कायम है। हम आपकी मुलाकात आज करा रहे हैं वार्ड नंबर 165 कुर्ला नेहरू नगर के नगर सेवक म्यूनसिपल काउंसलर जनाब अशरफ आज़मी साहब से। अशरफ आज़मी साहब, आपका शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आज हम देखते हैं कि पूरे आलम में, पूरी दुनिया में कोरोना की वबा छाई हुई है। सबसे पहला सवाल इसलिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि आज इसी मौजूद में बात हो रही है। जी, दूसरा मौजूद और बहुत सारे आप हमारे सामने हैं, वो हम आपसे बात करेंगे। कोरोना की वबा को लेकर जिस तरह से मरकजी सरकार ने काम किया है या रियासती सरकार ने, कहाँ सरकार फेल हो गई कि इतने कोरोना के जो मामला जो है देश में सेकंड लहर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत सारी अमवात हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है, मरकजी सरकार है या रियासती सरकार है? देखिए यकीनन कोरोना की जो वबा है इसके ताल्लुक से जो भी फैसला लेना था वो फैसला लेने का हक जो है वो मरकजी सरकार को था, सेंट्रल गवर्नमेंट को था। लेकिन वो वक्त जब हम पहली लहर के बाहर निकले और जब पहली लहर के बाहर निकलने के बाद हम धीरे धीरे जिंदगी के मामूल की तरफ लौटने लगे, तो उस बीच में दुनिया की तमाम सरकारों ने जो लोग भी जहां भी जागरूक थे वो लोगों ने कहीं ना कहीं ये कोशिश शुरू की और उन्होंने ऑर्डर्स देने शुरू किए वैक्सीन को खरीदने के लिए।
और अमेरिका ने अगस्त के महीने में पहली बार और ब्रिटानिया ने भी अगस्त के महीने में पहली बार दवाई कंपनियों को अपने मुल्क के लिए वैक्सीन बनाने का ठीका मांगा और उनको दिया। लेकिन हम लोगों ने पहला जो ठीका लिया, वो जो पहला पैसा भरा, वो अप्रैल में भरा। तो बोलने का मतलब यह है कि जब सरकारें आमतौर पर यह कोशिश कर रही थी कि वो वैक्सीन के टीके मंगवाकर अपने आवाम के लिए रख लें और उनको वैक्सीनेशन करें। आज अमेरिका मास्क फ्री हो गया है। उस वक्त मरकजी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो 5 स्टेट में इलेक्शन करवा रही थी, अलग अलग जगह पे अपनी पब्लिसिटी के नाम पर उतने पैसे खर्च कर रही थी जितने पैसे में कई लाख लोगों को टीके लग जाते, पब्लिसिटी पे खर्च कर रही थी। तो अफसोस की बात यह रही कि सरकार की प्लानिंग जो है वो प्लानिंग नहीं रही, और ये वही हो गया कि भाई जब आखिरी वक्त आया और उनको लगा कि नहीं अब जाकर हमको ये करना चाहिए, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब जाकर हम दौड़ने लगे, तब जाकर हम जो है वैक्सीन खरीदने लगे, इंजेक्शन खरीदने लगे। और नतीजा ये हुआ कि किस रियासत को, किस स्टेट को पहले को वैक्सीन देंगे। आप देख रहे हैं कि कोविशील्ड का जो डायरेक्टर था वो हिंदुस्तान छोड़कर इंग्लैंड चला गया। तो इस तरह की चीजें, और मरकजी सरकार के पास दूसरा काम ये रहा कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को उस वक्त तक पावर नहीं दिया था उसने कि वो लोग अपने तौर पर खरीद सके। तो फिर जब आपके पास कोई ताकत ही नहीं रहेगी किसी चीज की और कोई इजाजत नहीं रहेगी, तो आप किस तरह से कोई चीज खरीद पाएंगे। तो इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने ये सारी चीजों को खरीदने में पहल नहीं की, क्योंकि उनको इजाजत नहीं थी। और जब ये पहल आई और ये अब खरीदने की दौड़ शुरू हुई है, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गई है और उसने फाइजर को ये कहा कि हम टीका खरीदना चाहते हैं, इंजेक्शन खरीदना चाहते हैं। लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि फाइजर ने अभी तक उनको कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है, एक महाराष्ट्र सरकार को, ताकि वो ग्लोबल टेंडर के जरिए फाइजर की जो सबसे, देखिए इसमें भी जो इम्यूनिटी बूस्ट करती है उसकी जो सलाहियत होती है, वो सलाहियत हम जो दवाएं जो कोविशील्ड ले रहे हैं वो दवाओं में वो 60 to 70% ही बता रहे हैं। जबकि आप फाइजर के पास चले जाएं, आप स्पुतनिक के पास चले जाएं, तो वो जो असर है वो 90 से 95% तक का है। तो ये फर्क है उसकी सलाहियत में। तो इसके लिए जो है हम लोग ये चाहते थे कि भाई इस तरह की अगर इजाजत अगस्त के महीने में ना सही सितंबर में मिलती, अक्टूबर में मिलती, नवंबर में मिलती, तो हम तमाशा ही बने रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो सरकारों, अपने स्टेट सरकार, अपनी सरकार को हर स्टेट में और 5 स्टेट में कैसे बढ़े उस पर काम करते रहे। इसलिए हालात बेकाबू हो गए और नतीजा ये हुआ कि जो शहरों में बीमारियां थी पिछली बार में, वो अब देहातों में पहुंच गई। जब शहर के लोगों की जो सलाहियत थी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो चरमरा गया था, तो जब देहातों की तरफ ये बढ़े तो फिर वहां तो ऑक्सीजन भी नहीं है, वहां तो अस्पताल भी नहीं है, वहां तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी नहीं है, वहां तो नर्सेज भी नहीं है। तो फिर नतीजा ये हुआ कि हम सब बेकाबू हो गया और हाईकोर्ट को ये ऑर्डर देना पड़ा कि व्यवस्था जो है वो राम भरोसे हो गई है। दूसरा सवाल ये कि जिस तरह से रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई, जो कि एक 4-5 हज़ार का इंजेक्शन है, उसको आमतौर से देखा जाए तो अमेरिका में उस पर पाबंदी वहाँ लगा भी नहीं रहेंगे और दूसरे गैर मुमालिक में, लेकिन हिंदुस्तान में रेमडेसिविर का इतना बड़ा हुआ खड़ा कर दिया कि जैसे कि वो अमृत हो गया कि इसके लगते ही जो है कोरोना भाग जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट अमराज के माहिर अमराज जो है उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर कोई फायदे का नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसको इतना हुआ क्यों बनाया गया, इसको महाराष्ट्र सरकार ने भी बनाया है और रेमडेसिविर की बार बार बात की गई, ऐसी क्या बात है? क्या रेमडेसिविर के बारे में महाराष्ट्र की सरकार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये मामला चला। पूरे हिंदुस्तान में ये बता दिया गया कि कुछ वैक्सीन लगाने के लिए, कुछ इंजेक्शन लगाने के बाद आप सेहतयाब हो सकते हैं। जबकि एम्स के डॉक्टर ने और भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इस बात को कहा कि ये कोई अमृत नहीं है, इससे कुछ बहुत फायदा होने वाला नहीं है और इसको ना लगाएंगे तो आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे। लेकिन चूंकि आप समझ सकते हैं कि किसी भी दवा का प्रिस्क्रिप्शन लोकल लेवल पर कोई डॉक्टर करता है, उस डॉक्टर के ऊपर सिर्फ उसका अपना जो है वो अपना जो जमीर होता है, जो कॉन्शियस होता है, वो होता है और वो लिखता है और उस दवा की पर्ची को लेकर मरीज ये समझता है कि वो ये दवा को ले लेगा तो उसको फायदा हो जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोगों ने जो इसमें इस दवा की ब्लैक मार्केटिंग में शामिल लोगों ने, कुछ इस तरह के लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंस किया कुछ हद तक, ऐसा लगता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। बाद में रैकेट काम कर रहा था उसमें, डॉक्टर भी, हॉस्पिटल्स भी, उसके बीच में दलाल भी, कंपनियां भी,
तो इसके लिए क्या हो गया कि रेमडेसिविर को ऐसा बता दिया गया कि एक अमृत है जिसको लेने के लिए जो पा जाएगा वो जीत जाएगा, जिंदा रह जाएगा। तो ये जो चीजें थी उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो फेल हो गई, क्योंकि उसके पास जो डॉक्टर्स थे वो प्रधानमंत्री जी अपनी पब्लिसिटी खर्च करने के मनाने के लिए तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो ये पब्लिसिटी करने में नाकाम रहे कि रेमडेसिविर कोई जादू नहीं है जिससे बहुत फायदा हो जाएगा, आप डरिए मत, इसके अलावा भी बहुत से इंजेक्शन हैं जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। और वो नहीं किया उन्होंने, उसके बारे में कुछ ज्यादा जोर से नहीं बोला, और नतीजा ये रहा कि रेमडेसिविर जो है वो अमृत बन गई, वो संजीवनी बन गई, और उसके बदले जो है लोग दौड़ते रहे। जैसे हनुमान जी गए थे लंका में और जाके उन्होंने पहाड़ लाया था, इसी तरह से लोगों को लगता था कि रेमडेसिविर अगर हम ला लिए तो हमने जंग जीत ली। ये इस तरह की सोच है। हिंदुस्तान के अंदर मजबूरी ये है कि हम लोग जो है पूरी दुनिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डॉक्टर्स पर कैपिटा जो डॉक्टर, जैसे मिसाल के तौर पर 1000 लोगों के लिए जितने डॉक्टर्स रहना चाहिए, वो अगर 1000 लोगों पे एक डॉक्टर अगर अमेरिका में है तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में वो 25,000 50,000 पे है। हमारा जो है सेहत का जो निज़ाम है या मेडिकल सिस्टम है वो चरमरा गया है क्या, वो कहीं काम नहीं आ पाया। मैं पिछले बहुत साल से कॉर्पोरेशन में काम कर रहा हूँ, कुरला के लोगों की दुआओं से और उनके आशीर्वाद से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया का जो मुंबई शहर में है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुंबई शहर में जैसे ही कोरोना की वबा पहली बार और दूसरी बार बढ़ी तो नतीजा ये हुआ कि कहीं आपको आईसीयू बेड नहीं मिल रहा है, तो कहीं आपको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, तो कहीं आपको साधारण ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। उसका मतलब ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो जोर नहीं दिया जो यूरोपियन कंट्रीज या बाहर के जो विकसित देश है, तरक्की याफ्ता जो मुल्क है, वो जो देते थे वो हमने नहीं दिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रहा कि हम ऐसा कुछ काम कर लें, हमने दोनों चीज, यानी हमने बजट जो एजुकेशन का था वो भी और बजट जो हेल्थ का था वो भी, उस पर बहुत ध्यान नहीं था। अगर किसी मरीज को दवा नहीं मिली, वो मर भी गया, तो उसकी मौत आई थी, वो चला गया, ये सोचकर हम काम करते थे। लेकिन इस वबा ने कहीं ना कहीं हमको ये जिम्मेदारी दी थी कि अब तुम जाग जाओ, और अफसोस कि वो जिम्मेदारी देने के बाद भी, वो घंटी बजाने के बाद भी हम लोग ताली थाली पीटते रह गए। हमने वो बीच का जो पीरियड था, जो गोल्डन पीरियड था हमारे लिए, जो जुलाई के बाद का पीरियड था, जून के बाद जो पीरियड है, वो पीरियड से लेकर जो फरवरी तक का पीरियड गोल्डन पीरियड था, उसको हमने मिस कर दिया, वो जाया कर दिया, और उसी का नतीजा ये रहा कि मासूमों की जिंदगी गई। आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो लोग जो याद करते होंगे 7 साल पुरानी बात, तो प्रधानमंत्री बोलते थे कि माँ गंगा, मैं आया हूं, ना मुझे किसी ने लाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और उसको मैं साफ कर दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी अब शायद वो नहीं देख पा रहे हैं कि वहां 2000 से ज्यादा लाशें, एक आम आदमी के रिश्तेदारों की लाशें जो है वो गंगा में तैर रही हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी बाद में टीवी पे आकर सिर्फ आंसू बहाने का काम कर रहे हैं कि उनको ये बात का दुख था। अगर उनको दुख होता तो उत्तर प्रदेश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते, वहां मजबूत करते जहां उसकी सरकार थी। महाराष्ट्र में तो वो नहीं चाहते कि मजबूत हो, ना वो देना चाहते। रेमडेसिविर का खेप आया, वो खेप बाहर जा रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ा, उसको रेस्क्यू किया, उसके बाद खुद एक्स चीफ मिनिस्टर आए और उन्होंने इस तरह का दिखाया कि वो तो हम खरीद रहे थे। जब रेमडेसिविर या कोई भी वबाई दवाइयों पर किसी भी आम आदमी का अधिकार नहीं सिवाय गवर्नमेंट के, तो फिर वो आम आदमी कैसे खरीद रहा था उस दवा को? इसका मतलब कि वो इंपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन उनको वहां पर पकड़े गए, तो इसलिए उन्होंने अपनी बात को दूसरी तरफ रुख पे मोड़ दिया। और अगर सरकार कुछ कार्रवाई करती है तो फिर बड़ी सरकार जो बैठी है सेंट्रल में, वो सीबीआई को लाती है, वो ईडी को लाती है, वो दूसरी एजेंसीज को लाती है और आपको डराने का काम करती है। डराने का वो तो इतना डरा रहे हैं कि हालत ये है कि अगर आपने बात कर दी इनके खिलाफ, जो भक्त जो है आज जो रामबाण लेकर आए हैं, ये एक तरह से वो दवा, यानी कि आपका दवा पे ध्यान नहीं है, इन्होंने इलाज का तरीका क्या ढूंढा? गौमूत्र और गोबर। अगर इसके खिलाफ आप बात करें तो आप पे केस बन जाता है, FIR दर्ज हो जाता है। इनकी राज्यसभा की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो बम ब्लास्ट की एक मुलजिमा रही है, आज को शायद हो सकता है अदालत ने उसको बरी कर दिया हो, लेकिन मुलजिमा तो है वो। बहरहाल वो ये कहती है कि मैं गौमूत्र पीती हूँ तो इसलिए मुझे कोरोना नहीं हो रहा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि हिंदुस्तान की वो सरकार जो बोलती है कि हम पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम का डंका बजवा रहे हैं तरक्की के नाम पर। चलिए हम लोग ताली बजाए, थाली बजाए, हमने लाइट जलाया, जो भी करना था हम लोगों ने कर लिया, उनका आदेश था। लेकिन आप सोचिए कि रामदेव बाबा वो डॉक्टरों को जिन्होंने अपनी जिंदगी के इतने साल पढ़े, इतने साल वो इस
कोशिश किया कि वो जदीद तरीके के इलाज से अपने लोगों को फायदा पहुंचा सके। आज उनकी काबिलियत पर बाबा सवाल उठा रहे हैं और जब डॉक्टर इस बात का एतराज कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं है। वजीर सेहत ने या जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस तरह के बयान से बाबा रामदेव को बचना चाहिए, ये गलत बात है। अगर यही बात, इस तरह की बात अगर कांग्रेस या दूसरी अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर उठा देता तो उनके ऊपर मकोका के तहत, उनके ऊपर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता और वो अंदर चले जाते। तो ये जो लोग हैं इसको आज समझने की बात है। आस्था अपनी जगह है, आप जो भी पीना चाहें वो आप पी सकते हैं। आस्था और जो गवर्नेंस है दोनों डिफरेंट चीज है। आप उसके लिए काम कीजिए, आपको मेडिकल सहूलतें लाना है, आपको ऑक्सीजन लाना है, आपको बाकी की चीजें लाना, आप उसके लिए काम कीजिए। आप अगर ये समझते हैं कि इस तरह की चीजों से कोई फायदा होने वाला है तो आप उसको भी आयुष्य के जरिए ओके करा दीजिए। अगर आपके लोग बोल रहे हैं तो उनको चुप कराइए या फिर आयुष्य को इजाजत दे दीजिए। अगर आप मानते तो उसको इजाजत दीजिए कि भाई नहीं इसी तरह ठीक होगा, आप कर लीजिए। इससे आगे हम फाइजर के टीके नहीं खरीदने वाले, स्पुतनिक नहीं लाने वाले, कोविशील्ड। अरे आप कोवैक्सीन जो हिंदुस्तान में लगाई गई धड़ल्ले से, वो कोवैक्सीन को अभी तक आप उसको वहां पर उसकी मान्यता जो है वो आप उसकी मान्यता नहीं ला पाए WHO में। WHO नहीं मानती कि कोवैक्सीन लगाई जाए, हम लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान जो है बेचारे गरीब लोगों का एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेंटर हो गया। आप बिना परमिशन के, बिना मान्यता के किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं, तजर्बा हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो ये जो तरीका है सरकार का, इसमें सरकार ने पूरे 7 साल में मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, इस तरह की बातों को लेकर हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इस तरह की बातें लेकर पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ राज करने के लिए लोगों को बांटने का काम किया। ये मुल्क जो है वो ठीक है, वक्ती तौर पर अगर कोई धार्मिक भावनाएं भड़काकर किसी को एक तरफ ले जा सकता है, लेकिन ये मुल्क उन लोगों का मुल्क है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी इस नाम पे कि वो कोई मजहबी नाम ना रहे, वो हिंदुस्तान के लोगों का नाम रहे। तो आप देखिए पूरा हिंदुस्तान इतिहास है उस संघर्ष का, जिस संघर्ष को पूरी दुनिया ने देखा, और आज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। तो ये लोग जो हुकूमत कर रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, ये सिर्फ लड़ाओ और हुकूमत करो की अंग्रेजों की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। जिस दिन एक आम हिंदुस्तानी को पूरी तरह से समझ में आएगा, उस दिन हम इस बात पर अफसोस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जैसे लोग या हुक्मरान जो है वो कभी हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करते थे। अगर इतिहास लिखा जाएगा तो इसका अफसोस भी रहेगा। ये तो चलिए मरकजी सरकार की बात हुई, हम आते हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ। सारी खामियां मरकजी सरकार में, तो क्या खूबियां सारी महाराष्ट्र सरकार में है? हमारे सीएम जो उद्धव ठाकरे साहब ने शिव भोजन का ऐलान किया। शिव भोजन के सेंटर मुश्किल से शायद मैंने सुना कि महाराष्ट्र में 60 से 70 है क्या, और एक सेंटर को सिर्फ 150 थाली देने का वो दिया गया है कि आप 150, 100, 150, 200 थाली दे सकते हैं क्या। इस बंबई शहर में कितनी आबादी है आप बताइए, तो वो शिव भोजन कितने लोगों में पहुंच रहा है? इस पर आप सरकार से क्यों नहीं बात करते, आपने कभी की? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जब ये शुरू हुए उसके बाद से हम एक बड़ी बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो ये है कि हम अपने लोगों को दवाइयाँ, अपने लोगों को अस्पताल में बेड, अपने लोगों को कोरोना से बचाव के टीके। बीमारी से मुकाबला हो रहा है अशरफ साहब, बेरोजगारी से भी तो मुकाबला है। मैं उसकी वजह आपको बताता हूं। अभी क्या हुआ है कि कॉरपोरेशन का जो 10 से 15 हजार करोड़ रुपया जो हर साल पैसा जो हम तरक्की में खर्च करते थे, डेवलपमेंट में के लिए खर्च करते थे, ताकि उम्दा रोड मिले, अस्पताल मिले, स्कूल मिले। अब क्या हो गया है कि पिछले साल से लेकर इस साल तक बहुत से पैसों को कट कर दिया गया और बहुत से प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया है। बम्बई शहर तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे अमीर कॉर्पोरेशन है, इसके पास तो पैसे की कमी नहीं है। उसकी भी आपको वजह बता देता हूं। वो इसलिए वो देखिए कम कर दिया गया, और कम करने के बाद एक बड़ा पैसा जो है वो अस्पतालों में, जैसे आप बीकेसी का कोविड सेंटर देख लीजिए, आप गोरेगांव का कोविड सेंटर देख लीजिए, आप जो है इधर भाईकल्ला में जो कोविड सेंटर है वो देख लीजिए, मुलुंड में खुलने जा रहा है, साइन में आ रहा है। पूरे बंबई शहर के हर अस्पतालों को सेंटर बनाया उन्होंने, बहुत सी मदद दी जा रही। दूसरी बात, सारी चीजें मानते हैं आप, ये सरकार की सारी उपलब्धियों को बताकर जो है आप सरकार की कमजोरियों को छुपा नहीं सकते ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 2018 की जुलाई के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जो सबसे बड़ा कमाई का जरिया था ऑक्ट्राई,
वो जीएसटी की वजह से बंद हो गया। ऑक्ट्राई के अंदर जो पैसे आते थे वो मिनिमम पैसे, लिक्विड पैसे, कैश पैसे 8,000 करोड़ से कम नहीं आते थे। वो कभी 9 भी होते थे, कभी 10 भी होते थे, लेकिन 8 से नीचे कभी नहीं गए। वो जो लिक्विड पैसा था वो जीएसटी के नाम पर बंद हो गया, और जीएसटी के नाम पर बंद होने के बाद वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसके पास 74,000 करोड़ रुपया ये है, अपना एफडी है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पिछले 18 से लेकर 21 हो गया, 3 बरस में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो गई। स्टेट गवर्नमेंट ने यह तय किया कि हम 5 बरस तक जीएसटी के पैसे 700 करोड़ रुपए आपको हर महीने आपको देंगे, और वो 700 करोड़ रुपए इज इक्वल टू जो आपका जो ऑक्ट्राई का पैसा था तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। एक तो ये रास्ता था। ये रास्ते में अभी जो पैसा आ रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है बीएमसी को। बीएमसी के पास जो बड़ा माध्यम था 8,000-9,000 करोड़ कमाने का, वो ऑक्ट्राई था। उसके पास उसका दूसरा बड़ा माध्यम था, वो कंस्ट्रक्शन वर्क था, जिससे उसको 3, 3.5, 2.5, 3, 3.5, 4,000 करोड़ रुपया उसको पैसे आते थे डेवलपमेंट के नाम पर। वो पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है डीपी प्लान की वजह से। डीपी प्लान पहले आया तो जब तक डीपी नहीं आ जाएगा तब तक कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्री, आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री थी वो बैठ गई पूरी। कोई ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था जो पॉलिसी के तहत वो बिल्डर भी जिंदा रहे और आम आदमी भी जिंदा रहे, तो उस पर नहीं हो पाने की वजह से 2 बरस पहले, फिर 18 से ये आ गया, और जब 20 से ये आया तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन का पूरा काम ठप हो गया। तो जो पैसा 3,000 करोड़ तक आता था वो जीरो की तरफ चला गया, ये 200-500 करोड़ की तरफ चला गया। उसके बाद दूसरा जो पैसा आता था वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो जमीनें थी उस पर डेवलपमेंट से आता था। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि जब मैं 2 साल पहले मैंने जब एक सवाल किया और मैंने ये पूछा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कितना पैसा बिल्डरों के पास बाकी है जो प्रीमियम के नाम पर हमको लेना था हमारी जमीनों को डेवलप करने के लिए, तब उन्होंने बताया था कि तकरीबन 1,000 करोड़। तो जो बिल्डर हमारा पैसा 1,000 करोड़ तक रखा हुआ है, वो बिल्डर जो है 1,000 करोड़ रुपया हमारा नहीं दे पा रहा है, तो नए डेवलपमेंट कैसे करेगा? तो वो जमीनों के कारोबार बंद हो गए। फिर उसके बाद आप ये मानेंगे कि जो हमको डेवलप करना था कि हम अपनी जमीनों को डेवलप करके हम लोगों को किराए पे दे दें, ताकि किराए जो हमारे को 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए जो 47, 48, 50 से आ रहे हैं, वो पैसे अब हमारे पास ये आ जाए। तो उसके लिए एक पॉलिसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाई। उसको बोलते हैं कि वो पॉलिसी आने के बाद जो लीज की जमीनें, वो जमीनों को नए तरीके से आपको हमारे साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा और हमारा भाड़ा बढ़ जाएगा। वो पॉलिसी तो पास हो गई, लेकिन पिछले 1 बरस में कोरोना की वजह से कोई भी पार्टी लीज को रिन्यूअल करने के लिए भी हमारे पास नहीं आ रही। तो ये बहुत सी चीजें थी जिसने कॉर्पोरेशन की उस अमीरियत को, वो जो रीच थी उसको कहीं स्टॉप कर दिया है। और उसकी वजह से ये कॉर्पोरेशन जो 75,000 करोड़ है, उसको हमने भी मना किया कि इसके इंटरेस्ट को आप बढ़ाते रहिए, उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि हम इंप्लॉइज की पेमेंट और बाकी की चीजें करेंगे, और आप ये कोशिश करिए कि ये जो पैसे लग रहे हैं हमारे पास और गवर्नमेंट से जो पैसे है उसका इस्तेमाल करें। मैं तो आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 2022 के बाद जो नया कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है उसके पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम होगी कि आने वाले वक्तों में आप किस तरह से महानगर पालिका को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि जो महानगर पालिका हर 5 साल में सारे रोड्स को बनाने का काम करती थी, वो आगे चलकर उसको कैसे बरकरार रखेगी। उसके पास पैसा नहीं होगा कि वो अपने इंप्लॉइज को पैसा दे सके। ये हालात जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट बंद कर देगी तो आने वाले हैं। चलिए, मौजूदा हालात में अशरफ आदमी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सरकार का बचाव भी किया और उनकी कहीं न कहीं खामियों पर जो है पर्दा डालने की भी बड़े अच्छे अंदाज में कोशिश की, और आने वाले वक्तों में भी जो है कॉर्पोरेशन किस तरह मुश्किलात से 2-4 होगी उस पर भी इन्होंने गुफ्तगू करते हुए सरकार कहीं न कहीं कॉर्पोरेशन को भी जो है आगे के लिए भी रास्ता हमवार कर दिया। लेकिन मैं आता हूँ आपके मकामी हल्के में वार्ड के सवालात को लेकर से, ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तो लेके जाएगी। बातें तो बहुत सारी हैं, मुस्लिम मसाइल भी है, इस्माइल यूसुफ कॉलेज का मसला है, मुसलमानों के एजुकेशन का मसला है, मुसलमानों के रिजर्वेशन का मसला है, जो पिछली सरकार ने हम ये समझते हैं कि जिसको एजुकेशन में जो 5% देने का वादा किया था, जिसको महाराष्ट्र सरकार ने अभी हमने सुना कि सीएम साहब ने ऐलान भी किया था कि 5% जो है मुसलमानों को तालीम में
नुमाइंदगी दी जाएगी, रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस पर आप लोग कितना काम कर रहे हैं? वक्त बहुत कम है, बातें बहुत सारी हैं, सवालात बहुत सारे हैं, अगली किस्त में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। लेकिन ये सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि आपको कॉर्पोरेशन चाहे कितनी गरीब हो गई हो, लेकिन आप लोगों को जो फंड मिलता है उसमें कोई कमी वाकई हुई? नहीं, इस अभी तक तो नहीं हुई, क्योंकि कॉर्पोरेशन को गवर्नमेंट जो है पैसे दे रही है। आपको मैं लोकल लेवल की अगर बात बताऊं तो फिर वो आपने अपने फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ऐसी लोगों की शिकायत है कि अशरफ आदमी जो है अपने फंड का इस्तेमाल नहीं करते क्या? क्या बताइए। देखिए, ऐसा है कि अशरफ आजमी से ज़्यादा फंड और अशरफ आदमी से ज़्यादा काम, मेरा ये दावा है पिछले 15 सालों से कि पिछले आज़ादी के बाद से लेकर किसी भी नगर सेवक ने नहीं किया। अब विरोधी हैं, वो कुछ तो बोलेंगे। आपने बोला जैसे कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। डेवलपमेंट के नाम पर जो मैंने किया है उसका जवाब आने वाले चुनाव में मेरे लोग देंगे। मैं पिछले क्या आपने बड़े कोई भी देखिए, सबसे बड़ा जो मेरा काम है इस वक्त, मेरे 2 शानदार स्कूल, एक मेरे घर के बगल में विनोबा नगर म्युनिसिपल स्कूल और एक नशीमन होटल के बगल में 332 स्टॉप के पीछे कुर्ला स्टेशन पे एक सगु बरवे स्कूल, जो आपके घर के सामने ही है। वो स्कूल जब आप यहाँ रहते थे और वो स्कूल जब आप यहाँ देखने आ रहे हैं, उसमें फर्क समझ लीजिए। बहुत फर्क है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 19 करोड़ की लागत से मैंने ये स्कूल बनवाया और 13.5 करोड़ की लागत से मैंने सगु बरवे का स्टेशन वाला स्कूल बनाया। सगु बरवे के स्कूल को, चूंकि वो थोड़ा सा बच्चे हैं वहां 100-150, मुझे परमिशन नहीं मिल सका कि मैं सीबीएसई बोर्ड स्कूल बनाऊं। मैं सीबीएसई बनाना चाहता था, वहां नहीं मुझे मिला, क्योंकि उनको जो कंडीशन है उसमें कोई भी स्कूल ऐसा रहना चाहिए जिस स्कूल में कोई भी बच्चे ना पढ़ते, उनको सीबीएसई बोर्ड का दर्जा दिया जाएगा। मेरे यहाँ 150 बच्चे थे, कुछ हिंदी कुछ उर्दू मीडियम के, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं दिया। लेकिन मैंने उनको मनवा लिया कि जून के महीने से अगर ये स्कूल शुरू होता है तो वहां अंग्रेजी मीडियम का भी स्कूल चलेगा, उर्दू, हिंदी और मराठी के साथ। दूसरी स्कूल ये है जो आपके सामने है कि मैंने इस स्कूल को जब शुरू किया तो वो 2016 की बात, 8 की बात थी, और वहां से मेरा संघर्ष शुरू हुआ और 8 बरस तक मैं लोगों से लड़ता रहा। इस जमीन पर लोगों का नाम भी, स्कूल का नाम भी नहीं था प्रॉपर्टी कार्ड पर। कुछ लोग आए, लालचें दी गई, बहुत कुछ हुआ। कुछ लोग चाहते थे कि स्कूल की जमीन पीछे बन जाए, कुछ लोग चाहते थे कि आगे कोई ऐसा स्ट्रक्चर कमर्शियल बन जाए। हमने उनको चलने नहीं दिया, 8 बरस तक लड़े और लड़ने के बाद 2016 में हमने इसका संगे बुनियाद रखा, इसका स्टोन रखा और इसके बाद ये स्कूल शुरू वो हुई। फरवरी 2020 में हमने इसका इनॉग्रेशन प्रियदत्त जी के हाथों करवाया। स्कूल शुरू हो जाती है अप्रैल जून से, लेकिन अप्रैल में जो है वो कोरोना आ गया और स्कूल बंद हो गई। अभी भी मैं कोशिश में लगा हूं कि इसको मान्यता इंग्लिश मीडियम की मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि कभी बहुत जल्द इसको मिलेगी। उर्दू भी रहेगी, उर्दू, हिंदी, मराठी हर जगह रहेगी। सीबीएसई जिसको चाहिए थी वो सीबीएसई में सिर्फ वही चलती इंग्लिश, लेकिन अभी मेरा सगु बरवे भी जो है उसमें उर्दू, हिंदी और मराठी तीनों रहेगी और साथ में इंग्लिश मीडियम भी रहेगी। अब रह गई दूसरी बात कि मैं बंबई शहर का पहला आदमी हूं जिसने इस बार महानगर पालिका को 2020 में तैयार किया कि मुझे कुछ ऐसे फंड मिले जिससे मैं बच्चों को नोटबुक्स है, बच्चों को टैब है पढ़ने के लिए, बच्चों को स्कूल बैग है, बच्चों और गरीब औरतों को सिलाई मशीन है, ऐसे फंड मैंने लाया और पूरा स्कूल का कमरा भरा हुआ है जहां 6,000 बच्चों के लिए नोटबुक रखी हुई है, जहां 500 बच्चों के लिए 12-12,500 के टैब रखे हुए हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए। मैं आपको बुलाऊंगा, उस वक्त आप उसको कवर कीजिए। और मैं वहां पर 300 औरतों को सिलाई मशीन दे रहा हूं। तो ये जो मेरा ही नहीं है, नगर सेविका दिलशाद आजमी और अरशद आजमी की कोशिश भी है, मेरी भी है, हमारी दोनों की मिलके है और ये हम लोग वो काम कर रहे हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि आप फंड की बात करते हैं, मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूं। आप अलबरकत स्कूल भारती नगर से विद्या विहार चले जाइए, उस रोड पर जब आप कदम रखेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि वो रोड जो है उसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं आपके नगर सेवक अशरफ आजमी की थी। जब 2009 में मैंने इसकी प्लानिंग शुरू की थी तब मेरे विरोधी ने मजाक उड़ाया था और आपको जानकर हैरत होगी 2010 में जब मैंने काम शुरू कराया तो 84 करोड़ रुपए की लागत से उस नाले के ऊपर रोड बना, जिस नाले के ऊपर लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि चल सके वो रोड बना। और आज विद्या विहार के लिए एक माइलस्टोन आप, और वो इलाकों की जमीनों की कीमत बढ़ गई। आप देखिए वो 100 करोड़ का रोड जब बन के तैयार हुआ तो 100 करोड़ को क्रॉस कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी न्यूज़पेपर ने उसके बारे में लिखा था कि क्या सोने का रोड बना रहे हैं क्या। अच्छा। यानी 100 करोड़ का रोड बना वो। उसके अलावा आप देखिए न्यू मिल रोड का रोड बना रहा हूं, उसके बाद LIG का रोड बनाया, उसके बाद देखिए मैंने कोहिनूर के अंदर रोड बनाया, उसके बाद आप देख लीजिए कागज पे तो 100 करोड़ का रोड है, वो असल में उसमें लगे कितने पैसे? 100 करोड़। 100 करोड़ का रोड बन गया, बिल्कुल इतने पैसे लगे सब।
आप आरटीआई डाल के निकाल सकते हैं। तो मेरा आपको बोलने का मतलब क्या है कि जो तरक्की, अरे तरक्की की बात तो ये हुई कि मैंने, पानी का मसला है, रास्तों का मसला है, गलियों का मसला है, आप घूम के आइए मेरे रास्तों पर, आप घूम के आइए। एक बात मैं आपको बताता हूं कि सारे रोड्स बना दिए और अब महानगर पालिका ने हमारी इस बात को भी मंजूरी दे दी कि जो भी रोड एक 30 फुट तक 25 फुट तक चौड़ा है उसको हम सीमेंट का रोड बना देंगे। उसमें पाइप रोड नहीं आता, क्योंकि पाइप रोड के दोनों ड्रेन आने के बाद वहां सिर्फ 6-7-8 फुट ही रोड बचता है, तो इसलिए हमने उसको सीमेंट का नहीं बनाया। सीमेंट का बनाते तो फिर लोगों के पाइप लाइन ये वो खोद नहीं सकते थे। आपने देखा कि रॉयल होटल से लेकर कुर्ला नर्सिंग होम तक एक रोड बनाया गया, उसके बाद में फिर उसको दोबारा बनाया गया, आखिर उसकी वजह क्या थी? देखिए उसकी वजह ये थी ना कि जिस दिन हमने ये रोड बनाया उसके बाद से उसका एक क्राइटेरिया है किसी भी सीमेंट रोड को बना के उसको इस्तेमाल करने का, कि जब आप काम खत्म कर लें तो कम से कम 14 दिन तक उसकी क्यूरिंग करें, उसको पानी दें। और अगर उसको आप क्यूरिंग और पानी नहीं देते तो ऊपर की सतह जो है उसकी वो खुरबुड़ी होकर निकलने लगेगी। यही उसके साथ हुआ। चौथे दिन लोगों ने उसका ये था बनाया था हमने लकड़ा वगैरह जो, उसको निकाल दिया और उसके बाद वो रोड चालू हो गया, खुद ही लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। तो महानगर पालिका ने उसको बाद में जब वो चलने लगा तो हमने उनको कहा कि भाई ठीक है अब चालू हो गया, आप क्या कर सकते हैं। वो रोड चल गया। चलने के बाद वहां के लोगों ने शिकायत किया कि धूल उड़ रही है, और जब महानगर पालिका के लोग आए तो उन्होंने बोला कि साहब ये सतह जो है ऊपर की, ये पानी नहीं पीने की वजह से ये सतह के ऊपर से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकलेगा, लेकिन ये रोड कभी घसेगा नहीं, घसते घसते भी 10 साल चला जाएगा। आपने ये मालूम किया कि कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें चोरी किया था, माल अच्छा नहीं यूज किया था, या फिर वो पक्का अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल हुआ और पूरा फंड इस्तेमाल किया उसने, मजबूत के साथ बना, या उसमें चोरी हुई? आपने मालूम किया? बिल्कुल भी मालूम किया मैंने, और मालूम करने की कोई बात नहीं है। कॉर्पोरेशन में सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वर होता है वो खुद नगर सेवक होता है, और उसके बाद टेक्निकल टीम होती है जिसमें सबसे पहले नंबर पर खुद ठेकेदार आता है क्योंकि उसको पेमेंट लेना है। उसके बाद आता है इंजीनियर जो रोड का इंस्पेक्शन करता है, जिसकी जिम्मे ये होता है कि वो इंस्पेक्शन करे। तीसरे नंबर पे आती है वो थर्ड ऑडिट पार्टी। जब तक वो थर्ड ऑडिट पार्टी इस बात का डिक्लेरेशन नहीं देगी कि ये रोड कंप्लीट हो गया इसकी पेमेंट करो, और वो इंजीनियर लिख के नहीं देगा कि ये रोड पूरा हो गया है उसकी पेमेंट करो, तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलता। साइन और डिक्लेरेशन की तो लगती है नोट ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ऐसा समझते हैं तो इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये रोड जब बनते हैं तो इसको रोड बनाने में किसी भी तरह की कोई भी कमी आप कर ही नहीं सकते, और मेरे जैसे जागरूक नगर सेवक के सामने तो आप कभी भी नहीं कर सकते। मैंने एलआईजी के जो रोड बनाए उसमें मास्टिक का इस्तेमाल किया। जब मैंने मास्टिक नाम कहा तो मेरे इंजीनियर ने बोला कि सर ये नाम आपको कैसे मालूम पड़ा? तो मैं हंसा और मैंने बोला भाई किसी ने मुझे मत बताया, और ये बताने वाले मेरे इंजीनियर। तो मैंने उनसे बोला कि मास्टिक, बोले तो तजर्बा भी रहा है ना पिछला बहुत साल हो गए अब तो। जब पहले शुरू की बात, तो मास्टिक का रोड जब हम बना रहे थे तो मुझे चीफ इंजीनियर रोड ने बताया कि सर ये हाईवे पे लगाया जाता है, ये हाईवे पे लगाया जाता है और यहां नहीं लगता है, लेकिन आप बोल रहे तो हम बनाएंगे। तो इन्होंने बनाया सर यहां पर। आप देख लीजिए कि आपका पाइप रोड की क्या हालत थी जब मैं आया था, तो 15 बरस हो गए थे वहां पर। 50 साल 60 साल हो गए। शायद आपको याद नहीं होगा कि कभी पाइप रोड में 12 इंच की लाइन डाली गई हो पानी की, या हो सकता हो, लेकिन मेरे को याद नहीं है। और मैंने वो पाइपलाइन जो है वो डलवाई आपके यहाँ पे। आज पाइप रोड पर चले जाइए, हर गली में मेरी लाइन में। 50 साल में हमने पाइप रोड की तो हालत देखी है, कभी उजड़ता है बसता है, उजड़ता है बसता है, यही चलता रहता है। आज तक बहुत ही मयारी काम तो हो नहीं पाया वहां पर, क्या जिसकी जरूरत है क्या? बिल्कुल हो पाया, बिल्कुल। देखिए मैंने जो कह देखिए आप एक बात समझ लीजिए, जहां हम रहते हैं वहां घनी बस्तियां हैं। जरूरत पड़ जाती है कोई केबल वाला आके तोड़ देता है, जरूरत पड़ जाती है कोई नल के लिए खोद देता है, जरूरत पड़ जाती है तो खुद के लिए कोई अंदर गली में कोई केबल की लाइन टूट गई तो वो उसके लिए खोदना पड़ता है। तो ये सब चीजें चलती है और वो समझ के चलती है। थोड़े बहुत खड्डे भी होते हैं रास्तों में, और इसलिए तो सब कॉन्ट्रैक्टर रखे जाते हैं कि वो खड्डों को बुझाए। तो इस तरह की चीजें होती है। आप यकीन मानिए, मेरा दावा है और मुझे उम्मीद है मेरे अल्लाह पे कि जब अगली बार मैं इलेक्शन में जाऊंगा तो वहां के लोग जिनके पास मैं पहली बार नगर सेवक बन के गया हूं, वो इस बात को मानेंगे और मुझे बहुत बड़ी तादाद में अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। ये मेरा पूरा उम्मीद। और आप कहीं भी चले जाएं, राम बचन चले जाएं, भारती नगर चले जाएं, हलाव पुल चले जाएं, किधर भी आप चले जाएं सर, आप किसी भी इलाके में चले जाएं, और वो चाहे गैर मुस्लिम भाइयों का, मेरे बहनों का इलाका ले, किधर भी आप चले जाएं, कोई भेद नहीं है सर। मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूं कि मैंने अपनी खिदमत का जो जरिया मुझे लोगों ने, अल्लाह की बात मदद की, अल्लाह ताला ने जो उनके दिलों में डाला, मेरी मदद जिन्होंने किया वो इस बात से मुतमईन है कि मैं ईमानदारी से अपने लोगों के लिए खिदमत करता हूं। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि 15 साल के बाद आज मैं
इस कॉरपोरेशन के तमाम कामकाज पर अथॉरिटी रखता हूं। मैं आज जितना कॉरपोरेशन में बजट पर बात कर सकता हूं, साधारण नगर सेवक नहीं कर सकता। मैंने कॉरपोरेशन को समझाया कि अब मुझे आप बजट दो, पहली बार कि मेरे लैपटॉप वगैरह तो 15 साल से बांट रहा हूं सर। किसको बांट रहा हूं? अंजुमन को बांट रहा हूं, मराठी, उर्दू, हिंदी मीडियम के स्कूलों को बांट रहा हूं, उनको दे रहा हूं मैं लाखों 25-25, 30-30 लाख रुपए के सामान मैंने अंजुमन को दिया, एमएस स्कूल को दिया। फिर उसके बाद जितने भी माशाल्लाह स्कूल जिन लोगों ने माना मुझे, अभी महिला मंडल स्कूल है मराठी की, फिर यहां पर गाडगे महाराज स्कूल है, इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल है, सबको दिया मैंने। लेकिन जाती तौर पर किसी आदमी को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए महानगर पालिका से पहली बार मैंने और दिलशाद आजमी ने, अरशद आजमी ने, सबने कोशिश करके पहली बार हमने फंड लाया। वो फंड से हम बांटने जा रहे हैं बच्चों को 25-30 लाख के एक वार्ड में टैब बांटने जा रहे हैं हम। नोटबुक्स बांटेंगे, आगे चलकर हमारा प्लान है स्कूल बैग बांटेंगे, आगे हमारा चाह रहे हैं टिफिन बॉक्स बांटेंगे। हर तरह की सहूलतें हम उनको महानगर पालिका की तरफ से दिलवाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं दिलवाई। तो हम उस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं जहां पहुंचकर हम न सिर्फ सड़कें बनाएंगे बल्कि हर तरह से उनकी मदद करने का काम करेंगे। हमने महानगर पालिका को स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम बनाकर ये साबित कर दिया कि अगर कोशिश करें तो ये स्कूल 15 साल पहले बन सकती थी। LIG की पानी की टांकी, यहां लोग थे, MLA थे, मिनिस्टर थे, सब थे, नहीं बनी, मैंने बनवाया उसको। LIG में पानी के लिए पंप नहीं था 40 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह वहां की टीम है पूरी LIG की जो मेरे साथ काम कर रही है, विनोबा भावे नगर वेलफेयर एसोसिएशन, वो तमाम लोग मेरे साथ मिले, हमने बहुत सालों दौड़े उसके और किया। तो इस तरह के काम जो है राशिद भाई, ऐसा कुछ भी जगह नहीं है जिसको कोई ये बोल सके कि हमने यहाँ किसी भी मोहल्ले में, मैंने आपको क्या कहा कि आप अपना कैमरा उठाइए, किसी गैर मुस्लिम मोहल्ले में चले जाइए, वहां जाकर बोलिए कि आपका नगर सेवक, कि पॉलिटिकल लोग रहेंगे तो आपको विरोध करेंगे और आप उसको पहचान भी जाएंगे, लेकिन साधारण आदमी वो किसी भी मोहल्ले करे कभी हमारे खिलाफ बात नहीं करेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सामने मीडिया से बात करने के लिए। अशरफ आजमी साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने जवाब दिए और जो काम इन्होंने अपने बताया कि हम चाहेंगे कि आगे भी और अच्छी तरह काम करेंगे, और जो इन्होंने खिदमत का जो अपना वसी दायरा बताया, यकीनन हमें इस बात को देखते हुए खुशी हुई कि अशरफ आजमी ने इतने अच्छे काम किए और उम्मीद है कि वो आगे भी और अच्छा काम करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ राशिद अजीम।